हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से नाटक विधा के प्रश्नों को देखने वाले हैं। हमने नाटक विधा को प्रारंभ किया था और इस सेक्शन से हमने भारतेंदु पूर्व युग में नाटकों का अभाव, भारतेंदु के नाटक, भारतेंदु के सहयोगी, अनुदित नाटक, संधि युग की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन सभी नाटकों को हमने देखा। साथ ही हमने प्रसाद युगीन नाटक को देखा और प्रसाद युगीन नाटक के बाद हमने प्रसादोत्तर नाटक साहित्य को देखा। समकालीन नाटककार वाले सेक्शन को भी हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम महिला नाटककार को देखेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को या उनके नाटकों के विषय में जानेंगे। महिला नाटककार के साथ एक और सब टॉपिक इसमें एडेड है, एकांकी नाटक। ठीक है, एकांकी नाटक के अंतर्गत गीति नाट्य और काव्य नाट्य और फिर नाटक विधा का उपसंहार इस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में हम ये सेक्शन कंप्लीट कर लें और कल से हमारा जो टॉपिक है वो गद्य साहित्य की अन्य विधाएं ये प्रारंभ होगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आज हम इस सेक्शन को कंप्लीट कर लें। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, यानी महिला नाटककार से संबंधित प्रश्नों को हम देखना शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है महिला नाटककार और तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले, गद्य साहित्य की अन्य विधाओं की भांति अब नाटक रचना के क्षेत्र में भी महिला लेखिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। समकालीन महिला नाटककारों में मनु भंडारी, शांति मेहरोत्रा, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, शोभना भूटानी, कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी, मीराकांत, इंदिरा दांगी आदि का नाम उल्लेखनीय है। अभी सबसे पहले रचनाकार के रूप में या सबसे पहले नाटककार के रूप में अगर हम देखें तो महिला नाटककार में मनु भंडारी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। और इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है मनु भंडारी के नाटक बिना दीवारों का घर, प्रकाशन वर्ष 1965। इसमें पति पत्नी अजीत और शोभा हैं। इनके बीच का तनाव का मुख्य कारण क्या था या कौन था? तो इनके बीच के जो तनाव का कारण रहा है वह है जयंत। ठीक है, तो पहले अगर हम देखें तो इस नाटक के माध्यम से हमको ये भी जानकारी मिली कि इस नाटक में जो विषय वस्तु है वो पति पत्नी के बीच के तनाव को इसमें रेखांकित किया गया है। दूसरी चीज़ जो हमको यह इस प्रश्न के माध्यम से पता चल रही है वो ये कि इसमें 3 पात्र हैं, अजीत, शोभा और जयंत। ठीक है, तथ्य देख लेंगे हम। बिना दीवारों का घर 1965 में प्रकाशित इनका एक नाटक है और एक और नाटक है इनका महाभोज। ठीक है, महाभोज आपके यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह शायद लगा है। तो महाभोज का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1982 है। तथ्य के रूप में अगर हम देखें तो मनु भंडारी का पहला नाटक बिना दीवारों का घर 1965 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक की सफल मंचीय प्रस्तुति से आपको ख्याति मिली है। इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव भरे जीवन को मूर्त किया गया है। तनाव का कारण पति पत्नी के बीच जयंत की उपस्थिति है। जयंत अजित की पत्नी शोभा को प्रिंसिपल बनवा देता है। अजित अपने और शोभा के बीच उसकी स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाता, यही तनाव का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी का कौन सा नाटक उनके ही प्रसिद्ध उपन्यास का नाट्य रूपांतर है जिसमें राजनीतिक अवमूल्यन दिखाया गया है? सही उत्तर क्या होगा? महाभोज। तो महाभोज जो उपन्यास है उसका यह नाटक रूपांतरण है, महाभोज नाटक। ठीक है, तो दोनों ही रचना मनु भंडारी जी की है और मनु भंडारी ने इसे एक उपन्यास के फॉर्म में रखा है और एक नाटक के रूप में रखा है। ठीक है, तो आपका दूसरा नाटक महाभोज 1982 में प्रकाशित है। यह आपके ही प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर है। इसमें राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। अगली रचनाकार है शांति मेहरोत्रा। शांति मेहरोत्रा का समय या जन्म वर्ष देखें तो 1926 है। पहला प्रश्न है, शांति मेहरोत्रा के नाटक ठहरा हुआ पानी, प्रकाशन वर्ष 1975 में ठहरे हुए पानी का प्रतीक किसे माना गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें ठहरे हुए पानी का प्रतीक माना गया है माता पिता को। शांति मेहरोत्रा के 2 नाटक हैं, एक और दिन और ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1975। तो 2 नाटक इनके शांति मेहरोत्रा के प्रकाशित हैं। तथ्य देख लेते हैं। ठहरा हुआ पानी नाटक से आपको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। यह आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार के बिखराव और विसंगति को व्यक्त करने वाला नाटक है। आधुनिक मध्यवर्गीय परिवारों में नई पीढ़ी के नए जीवन मूल्यों के प्रति गहरी रुझान ने एक प्रकार के बिखराव, स्वच्छंदता और तनाव की सृष्टि की है। ऐसे परिवारों में माता पिता ठहरे हुए पानी के प्रतीक बन गए हैं। अगली नाटककार हैं मृदुला गर्ग। इनका जन्म वर्ष है 1938। पहला प्रश्न है, मृदुला गर्ग के नाटक एक और अजनबी में शानी प्यार का अर्थ क्या मानती है? तो एक और अजनबी में शानी के लिए प्यार क्या है? नाटक के बाहर जीना और जो है वही बेखटके होना। तो प्यार क्या है? नाटक के बाहर जीना और जो है वही यानी यथार्थ में जीना।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तथ्य देख लेते हैं। मृदुला गर्ग, जिनका जन्म वर्ष 1938 है, इनके नाटक हैं एक और अजनबी, प्रकाशन वर्ष 1978, जादू का कालीन 1993, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण आदि इनके नाटक हैं। इनमें देखें तो अंतिम 3 नाटक को एक ही जिल्द में 3 कैदे नाम से प्रकाशित किया गया है, यानी कितनी कैदे, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण, ये तीनों नाटक एक ही संस्करण में प्रकाशित हुए हैं और उस संस्करण का नाम क्या है? 3 कैदे। 1996 प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक और अजनबी नाटक है इनका, और इसमें स्त्री पुरुष संबंधों पर नितांत आधुनिक दृष्टि से दो टूक टिप्पणी करने वाले विचारोत्तेजक यह नाटक है। इसमें शानी और मणि 2 युवतियों तथा जगमोहन और इंदर 2 युवकों की भूमिका मुख्य है। शानी और मणि दोनों इंदर के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। दोनों इंदर को चाहती हैं। इंदर स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका चला जाता है। शानी को लगता है कि इंदर को अपना करियर उससे ज़्यादा प्यारा है, इसलिए वह उसका इंतजार नहीं करती और अपने माता पिता की इच्छा से वोल्टास कंपनी के सहायक मैनेजर जगमोहन से शादी कर लेती है। उसे एक प्यारा सा बच्चा भी हो जाता है। अमेरिका से लौटकर इंदर वोल्टास कंपनी का मैनेजर हो जाता है और जगमोहन को शानी और इंदर के पूर्व संबंधों का पता नहीं है। इंदर खुश करने के लिए वह उसे एक दिन रात के खाने पर बुलाता है। उसी रात जगमोहन को कंपनी के काम से कानपुर ब्रांच ऑफिस जाना है। खाना खाने के बाद वह गाड़ी का समय हो जाने के कारण स्टेशन चला जाता है। इंदर कॉफ़ी पीने के लिए रुक जाता है। वह घिसे पिटे शब्दों में शानी से अपने प्यार का इजहार करता है। उसकी कामुक चेष्टाएं शानी की मनःस्थिति से मेल नहीं खाती। शानी के लिए प्यार का अर्थ है नाटक के बाहर जीना, जो हो वही होना, अच्छे बुरे, खूबसूरत बदसूरत, कमीने दानी, जो हो बेखट के होना। इंदर की कामुक रक्तों के दरमियान वह बिल्कुल पैसिव बनी रहती हैं। सब कुछ कामुक हरकतों के दरमियान वह बिल्कुल पैसिव बनी रहती है। सब कुछ यांत्रिक तरीके से घटित होता जाता है। शानी को लगता है उसने यह क्षण भी खो दिया। वह अपने प्यार के आदर्श पुरुष से जो अपेक्षा रखती थी, जिसे लेकर वह तरह तरह के दिवास्वप्न देखा करती थी, इंदर उसके आसपास भी नहीं है। वह भी उसके लिए एक और अजनबी ही बना रहता है। अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग के किस नाटक में कालीन बुनने वाले बंधुआ बाल मजदूरों के त्रासद जीवन और उनके शोषण का चित्रण किया गया है? सही उत्तर क्या होगा? जादू का कालीन में। तथ्य देख लेते हैं। जादू का कालीन 1993 में प्रकाशित कालीन बुनने के लिए बंधुआ मजदूर बनाए जाने वाले बच्चों के विवश और त्रासद जीवन का अंकन किया गया है। लेखिका को मजदूरों के जीवन को निकट से देखने और उनकी समस्याओं को समझने का व्यक्तिगत अनुभव है। उसकी दृष्टि से इन मजदूरों के उद्धार और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों में दिखावा अधिक है। उसका मानना है कि इन मजदूरों के जीवन में बदलाव तभी आएगा जब से स्वयं जागरूक और सक्रिय होंगे, जब वह स्वयं जागरूक और सक्रिय होंगे। इसलिए उसने नाटक के अंत में केशव और लाखन जैसे बाल मजदूरों को बदलाव के लिए प्रयत्नशील दिखाया है। लेखिका की दृष्टि में अभी जो स्थिति है उसे देखते हुए बदलाव तो संभव नहीं है, किंतु ऐसे जादू की कालीन के बुनने का सपना तो देखा ही जा सकता है, जिस पर बैठकर शोषण मुक्त समाज के देशकाल में पहुंचा जा सके। अगला जो प्रश्न है वो है 3 कैदें। 1996 प्रकाशन वर्ष है। संग्रह में शामिल कितनी कैदें नाटक की पृष्ठभूमि क्या है? तो इसकी पृष्ठभूमि में है कितनी कैदें नाटक की पृष्ठभूमि में है कोयना बांध के नीचे लिफ्ट में फंसे पात्र की जो स्थिति है उसको चित्रित किया गया है कितनी कैदे में। 3 कैदे संग्रह का नाम है, 1996 में प्रकाशित हुआ है और इसमें 3 छोटे छोटे नाटक हैं, कितनी कैदे, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण। तो इसमें जो पहला नाटक है कितनी कैदे, इसमें मुख्य भूमिका मनोज और मीना की है। कोयना बांध पर नियुक्त मनोज अपनी नवविवाहिता पत्नी मीना को लेकर लिफ्ट से नदी के पानी से 75 फीट नीचे रहस्यमयी दुनिया में पहुंचता है। उस बंद जगह में मीना का दम घुटने लगता है। मनोज उसे लेकर ऊपर आने लगता है। इसी बीच भीषण भूकंप के कारण बिजली चली जाती है और लिफ्ट एक मंजिल पहले ही अटक जाती है। घबराहट में मीना हिस्टेरिकल हो जाती है। वह बार बार दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलने की जिद करती है। मनोज उसे कई तमाचे जड़ देता है। वह फर्श पर गिर पड़ती है। मनोज उसके पास बैठ जाता है। संकट के उन क्षणों में उसकी लज्जा, डर सब खत्म हो जाते हैं। वह सहज होकर पहली बार मनोज को पूरे मन से प्यार करती है। मरने के पहले वह अपने अतीत का सच मनोज को बता देती है कि कॉलेज के दिनों में वह ड्रग लेने लगी थी और उसके 2 साथियों ने उसके साथ बलात्कार किया था। वह एक बार फिर मनोज से सच्चे प्यार का आग्रह करती है। इतने में बिजली जल उठती है, लिफ्ट ऊपर उठ आती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही मनोज की पुरुष वर्चस्ववादी चेतना जाग उठती है। वह मीना के अतीत को नहीं भुला पाता। दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग का नाटक दुल्हन एक पहाड़ की किस विदेशी एकांकी के आधार पर रचा गया है? सही उत्तर क्या होगा? ब्राइड फ्रॉम द हिल्स। तो विदेशी एकांकी है ब्राइड फ्रॉम द हिल्स, दुल्हन एक पहाड़ की, इसी पर आधारित है। तथ्य देख लेते हैं।
दुल्हन एक पहाड़ की रचना लेखिका के अनुसार इजेबेल एंड्रेस। एक मिनट। जादू का कालीन हो गया, इसके बाद हमने देखा ठीक है। दुल्हन एक पहाड़ की रचना लेखिका के अनुसार इजेबेल एलेंड्रस के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स के आधार पर की गई है। ठीक है, रचनाकार का नाम है इजेबेल वेलेंड्रस, इनका एकांकी है ब्राइड फ्रॉम द हिल्स, इनके आधार पर की गई है। इसमें बूढ़ी दादी, माँ, पड़ोसिन और दुल्हन कुल चार पात्र मंच पर आते हैं। बेटा है किंतु वह कभी मंच पर नहीं आता। परंपरा से बंधे हुए इस परिवार में आने पर भी पहाड़ के स्वच्छंद वातावरण से आई हुई बहू अपनी आज़ादी कायम रखती है। वह कहती है, मेरे पैर बंधे हैं, मैं पहाड़ों पर नहीं जाती, पर अंधेरे में नहीं रहने दूंगी, मेरा बेटा रोशनी में जवान होगा। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। बेटा है किंतु वह कभी मंच पर नहीं आता। परंपरा से बंधे हुए इस परिवार में आने पर भी पहाड़ के स्वच्छंद वातावरण से आई हुई बहू अपनी आज़ादी कायम रखती है। वह कहती है, मेरे पैर बंधे हैं, मैं पहाड़ों पर नहीं जाती, पर अंधेरा मैं नहीं रहने दूंगी, मेरा बेटा रोशनी में जवान होगा। माँ पहले तो उसे पागल कहती है, किंतु तो अंततः उससे प्रभावित होकर उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है और उसके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजे और खिड़की से आती रोशनी से स्टेज भर जाता है। ठीक है, ये इसकी कथा वस्तु थी। अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग के नाटक दूसरा संस्करण में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर का क्या नाम है जो शेफाली का ऑपरेशन करते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर मार्शल है। ठीक है, डॉक्टर मार्शल। तथ्य देख लेते हैं। दूसरा संस्करण में युवा उद्योगपति ललित बत्रा की हृदय रोग पीड़ित पत्नी शेफाली का इलाज करने वाले डॉक्टर कपूर उससे प्यार करने लगते हैं। बीमार पत्नी के जीवन से निराश ललित बत्रा उसकी सहेली मालती की ओर झुकते हैं। डॉक्टर कपूर के प्रयत्न से हृदय रोग विशेषज्ञ अमेरिकन डॉक्टर मार्शल ऑपरेशन करके शेफाली को ठीक कर देते हैं। धीरे धीरे उसका रूप, उसकी शोखी और उसका ग्लैमर सब लौट आता है। ललित बत्रा नगर के प्रतिष्ठित लोगों को पार्टी देते हैं। इसी अवसर पर शेफाली डॉक्टर कपूर से कहीं और सुंदर जगह भाग चलने का प्रस्ताव करती हैं। ऐसा ही प्रस्ताव ललित बत्रा मालती से करते हैं। डॉक्टर कपूर को अपना पेशा ज़्यादा प्रिय है, इसी प्रकार मालती को अपनी नौकरी और आज़ादी प्रिय है। मालती ललित बत्रा का और डॉक्टर कपूर शेफाली का प्रस्ताव स्वीकार कर देते हैं। शेफाली का सौंदर्य फिर ललित बत्रा को अपनी ओर खींचता है। नाटक के अंत में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गाते हैं, वह प्यार करता गया, वह कहती गई ना ना ना। ठीक है, तो यह कहानी का एक सुखद अंत देखा जाए तो है। ठीक है, अगले नाटककार हैं मृणाल पांडे, जन्म वर्ष है 1946। प्रश्न है, जो राम रचि रखा 1981 प्रकाशन वर्ष किस नाटककार की प्रसिद्ध नाट्यकृति है? सही उत्तर क्या होगा? जो राम रचि रखा जो नाटक है वह मृणाल पांडे का नाटक है। तथ्य देख लेते हैं। मृणाल पांडे 1946 जिनका जन्म वर्ष है को उनके नाटक राम रचि राखा से ख्याति प्राप्त हुई थी। राम रचि राखा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1981 है। इनके अन्य नाटकों को अगर हम देखें तो मौजूदा हालात को देखते हुए 1979 है, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983 है, चोर निकल के भागा 1995 है। अगला प्रश्न है, मृणाल पांडे के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी गई है? तो सही उत्तर क्या होगा? स्त्री पुरुष के संबंधों के सीमित दायरे से बाहर आकर व्यापक सामाजिक संदर्भों को उठाना। अगला तथ्य है, मृणाल पांडे ने अपने नाटकों में आज के भ्रष्टाचार, अमानवीयता, राजसत्ता की मक्कारी तथा ईमानदार आदमी की असहायता और विवशता का सच्चा चित्र खींचा है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्त्री पुरुष संबंधों के सीमित दायरे से बाहर आकर उन्होंने व्यापक सामाजिक संदर्भों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। अगला जो लेखक है, नाटककार है, वो है शोभना भूटानी। शोभना भूटानी का एकमात्र चर्चित नाटक है शायद हाँ, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो शायद हाँ कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तथ्य देख लेते हैं। शोभना भूटानी अपने नाटक शायद हाँ से चर्चित हुई थी। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी के अनुसार लगभग 70 के आसपास। ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये जो टिप्पणी है गिरीश रस्तोगी की, लगभग 70 के आसपास शोभना भूटानी का एकमात्र नाटक शायद हाँ कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसने स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता, अंतर्मन की द्वंद्वात्मकता और संवादों की विलक्षण लयात्मकता और लघुता के कारण रंगकर्मियों का ध्यान आकृष्ट किया था। अगले नाटककार हैं कुसुम कुमार और इनका जन्म वर्ष है 1939। प्रश्न है, कुसुम कुमार के किस नाटक में सत्ता की विवेकहीनता और निष्क्रियता पर तीखा व्यंग्य किया गया है?
सही उत्तर क्या होगा इसका? दिल्ली ऊंचा सुनती है। तो कुसुम कुमार की यह रचना है और यह नाटक विधा है दिल्ली ऊंचा सुनती है। तथ्य देख लेते हैं। कुसुम कुमार 1939 इनका जन्मवर्ष है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटकों के इतिहास में एक अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। आपने संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक नाटक लिखे हैं, वैसे आपने अच्छे उपन्यासों की रचना भी की है। अब तक आपके कुछ नाटक प्रकाशित हुए हैं, जिनमें ओम क्रांति 1978 प्रकाशन वर्ष, दिल्ली ऊंचा सुनती है 1979 प्रकाशन वर्ष, रावण लीला 1981 प्रकाशन वर्ष, सुनो सिफाली 1982 प्रकाशन वर्ष, संस्कार को नमस्कार 1982 प्रकाशन वर्ष, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी 1986, लश्कर चौक 1997, प्रश्नकाल 2008। ये सभी नाटक कुसुम कुमार के नाटक हैं। तथ्य में देख लेते हैं। इन नाटकों में दिल्ली ऊंचा सुनती है और रावण लीला विशेष रूप से चर्चित हुए हैं। दिल्ली ऊंचा सुनती है में सत्ता की विवेकहीनता और निष्क्रियता पर व्यंग किया गया है। एक और प्रश्न है, कुसुम कुमार का नाटक रावण लीला पांडे बेचन शर्मा उग्र की किस कहानी से प्रेरित और प्रभावित है? तो उग्र की कहानी है खुदाराम और इस कहानी से प्रेरित है रावण लीला। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि खुदाराम कहानी किसका है, तो कहानी के रचनाकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। और रावण लीला जो कहानी है कुसुम कुमार की, यह कहानी रावण लीला जो नाटक है कुसुम कुमार की, यह खुदाराम कहानी पर आश्रित है या आधारित है। रावण लीला में श्री नेमीचंद्र जैन ने धन की प्राथमिकता का एक हास्य करुणा मिश्रित मनोरंजक रूप देखा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए किस रचनाकार ने धन की प्राथमिकता का एक हास्य करुणा मिश्रित मनोरंजक रूप देखा है रावण लीला नाटक में, तो उत्तर क्या होगा? नेमीचंद्र जैन ने। अब एक और तथ्य क्या है, यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की छोटी कहानी खुदाराम से प्रेरित और प्रभावित है। यद्यपि इसका घटनाक्रम असहयोग आंदोलन के समय का है, किंतु यह आज और भी प्रासंगिक लगता है। इसमें उग्र सांप्रदायिक तनाव के क्षणों में दंगाइयों यानी हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच के हिंदू मुस्लिम औरतों को लाकर खड़ा कर दिया गया है। पाश्विक प्रवृत्ति के विरुद्ध मानवीय शक्ति के प्रतीक के रूप में स्त्री जाति का यह उपयोग प्रभावित करता है। अगले नाटककार हैं गिरीश रस्तोगी। इनका समय है 1935 से 2014। पहला प्रश्न है, गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर किस नाम से किया है? तो गिरीश रस्तोगी ने रंगनाथ की वापसी। ठीक है, तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, इसका अगर नाट्य रूपांतर पूछा जाए किसने किया है, तो गिरीश रस्तोगी ने किया है रंगनाथ की वापसी नाम से। तथ्य देख लेते हैं। गिरीश रस्तोगी समय 1935 से 2014 ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी नाम से किया था और ख्याति पाई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा का भी आपने अच्छा नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किया था। इधर आपके सुरक्षित और मुझे मत मारो 2 मौलिक नाटक प्रकाशित हुए थे, यानी कि 3 नाटक हैं इनके। एक तो रंगनाथ की वापसी जो मौलिक नहीं है, वो नाट्य रूपांतर है किसका? राग दरबारी का। और दूसरा नाटक है इनका आपके असुरक्षित, यानी असुरक्षित इनका एक नाटक है और दूसरा मुझे मत मारो। ठीक है, तो रंगनाथ की वापसी, असुरक्षित, मुझे मत मारो, ये 3 नाटक किनके हैं? गिरीश रस्तोगी के हैं। ठीक है, नाट्य रूपांतरण का कार्य भी एक प्रकार की मौलिक रचना दृष्टि की मांग करता है। अगला जो प्रश्न है प्रतिभा अग्रवाल से संबंधित है और प्रतिभा अग्रवाल का जो जन्मवर्ष है वह 1930 है। 1930 में जन्मी प्रतिभा अग्रवाल से संबंधित प्रश्न है, प्रेमचंद के गोदान और अमितलाल नागर के सुहाग के नुपुर का नाट्य रूपांतर करने वाली श्रेष्ठ लेखिका कौन है? तो प्रतिभा अग्रवाल है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए प्रेमचंद के गोदान का नाट्य रूपांतर किसने प्रस्तुत किया या फिर अमितलाल नागर के सुहाग के नुपुर का नाट्य रूपांतर किसने प्रस्तुत किया, तो प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। इस क्षेत्र में प्रतिभा अग्रवाल 1930 ने इनका जन्मवर्ष है, ने सराहनीय कार्य किया है, जो आपकी ख्याति एक श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में रही है। किंतु प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर के सुहाग के नुपुर का नाट्य रूपांतर करके आपने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। हमारा विश्वास है कि भविष्य में महिला लेखिकाएं जीवन के जटिल, व्यापक और बहुआयामी या विविध स्तरीय यथार्थ को नाटकों के माध्यम से व्यक्त करके अपनी उत्कृष्ट सृजनात्मक क्षमता का प्रमाण देगी और कला और साहित्य के क्षेत्र में उनकी भूमिका अनुकरणीय होगी। अगली नाटककार हैं मीराकांत। मीराकांत से संबंधित प्रश्न है, मीराकांत के नाटक इहा मिर्ग प्रकाशन वर्ष 2003 के संदर्भ में इहा मिर्ग शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? इहा मिर्ग का अर्थ है ऐसी इच्छा जो पूरी होकर भी पूरी ना हो। ठीक है, ऐसी इच्छा जो पूरी होकर भी पूरी ना हो, उसे क्या कहेंगे? इहा मिर्ग। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। मीराकांत के अब तक 7 नाटक प्रकाशित हुए हैं। इहा मिर्ग 2003, नेपथ्य राग 2004, एक सेकेंड, इहा मिर्ग। ठीक है, नेपथ्य राग 2004, कंधे पर बैठा था शाप 2006, भुवनेश्वर दर्द भुवनेश्वर 2008, हुमा को उड़ जाने दो 2008,
और अंत हाजिर हो 2012, काली बर्फ 2024। ठीक है। यह मृग नाटक के बहाने मीराकांत ने नारीमन की अंतर्व्यथा का सुंदर चित्रण किया है। यह नाटक प्रमुख रूप से स्नेहगंधा के मनोजगत के माध्यम से संवेदनशील नारी हृदय की कामनाओं की अंतर्व्यथा है। प्रेम, श्रद्धा, ज्ञान और इच्छा के द्वंद्व में उलझे मानव मन को बखूबी प्रदर्शित किया है। यह मृग यानी ऐसी इच्छा जो पूरी होकर भी पूरी ना हो। स्त्री पुरुष संबंधों के अतिरिक्त इस नाटक में लेखिका ने जीवन के अन्य पक्षों को भी उद्घाटित किया है। अगली रचनाकार है मीराकांत। मीराकांत के नाटक नेपथ्य राग में किस विदुषी पात्र की जीभ पुरुषत्वात्मक समाज द्वारा काट दी जाती है? सही उत्तर होगा रवना की जो जीभ है वह पुरुषत्वात्मक समाज द्वारा काट दी जाती है। तथ्य देखते हैं। नेपथ्य राग 2004 में इसका प्रकाशन हुआ है और इस नाटक में स्त्री विमर्श के युग में स्त्री के महत्व को दर्शाने वाला यह नाटक है। इस नाटक में आधुनिक युग की मेधा का चित्रण किया गया है। साथ ही 4वीं-5वीं शताब्दी की कथा भी उठाई गई है, जिसमें एक राम बाला रवना का चित्रण है। ठीक है, एक सेकेंड। रवना का चित्रण है। नाटक की मूल कथा रवना के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। रवना एक ग्राम बाला तो है, पर उसकी विलक्षण बुद्धि एवं एकनिष्ठ जिज्ञासा के कारण से प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक है, का शिष्यत्व प्राप्त होता है। परिस्थितिवश वह वराहमिहिर की पुत्रवधू भी बन गई है। रवना की भविष्यवाणियां सिद्ध होने लगती हैं तो विक्रमादित्य भी उससे प्रभावित होते हैं और उसे अपनी सभा में स्थान देना चाहते हैं, किंतु सभासद इसके लिए तैयार नहीं है। स्त्री सभासद को स्वीकार करना उन्हें अपना अपमान लगता है। यहाँ तक वराहमिहिर भी उसका कोई प्रतिरोध नहीं करते, बल्कि मौन भाव से सब स्वीकार कर लेते हैं। और नाटक के अंत में यह पाया जाता है कि रवना के प्रभाव को खत्म करने के लिए उसकी जीभ काट दी जाती है। पुरुष समाज द्वारा स्त्री के महत्व को अस्वीकार की इस परंपरा का निर्वाह किस तरह हो रहा है, इस नाटक की आधुनिक नायिका मेधा दर्शाती है। वह एक ऑफिस में अफसर है, परंतु उपेक्षित सी। 2 कालखंडों के सामंजस्य से स्थापित करता यह नाटक निश्चित रूप से वैचारिक धरातल पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। समय भले ही बदल जाए, हमारी मानसिकता में बदलाव कब आएगा, इस प्रश्न को जैसे बार बार यह नाटक उठाता है। औरत शताब्दियों पहले भी नेपथ्य में थी और आज भी सही मायने में नेपथ्य में है। तो नेपथ्य राग की यह जो विषय वस्तु है वह सच में दिलचस्प है और पढ़ने योग्य है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, कंधे पर बैठा था शाप। 2006 प्रकाशन वर्ष है। नाटक किस महाकवि के विडंबनापुर देहांत की त्रासद कथा पर आधारित है? सही उत्तर क्या होगा? कालिदास के त्रासद देहांत की त्रासद कथा पर आधारित है। कंधे पर बैठा था शाप। तथ्य देख लेते हैं। कंधे पर बैठा था शाप नाटक महाकवि कालिदास के विडंबनापूर्ण देहांत की त्रासद कथा पर आधारित है। यह आधार मुख्यतः सिंघल द्वीप के प्रचलित जनश्रुति का प्रामाणिक जनश्रुति का है, प्रामाणिक इतिहास का नहीं। प्रश्न देख लेते हैं। कंधों पर बैठा था शाप। कंधे पर बैठा था शाप नाटक महाकवि कालिदास के विडंबनापूर्ण देहांत की त्रासद कथा पर आधारित है। यह आधार मुख्यतः सिंघल द्वीप में प्रचलित जनश्रुति का है, प्रामाणिक इतिहास का नहीं। यह नाटक कल्पना के सहारे तत्कालीन स्थितियों और चरित्रों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण का गंभीर प्रयास करता है। मीराकांत के नारी विमर्श का केंद्रीय बिंदु यह है कि देशकाल चाहे कोई भी हो, बुद्धिमती विदुषी स्त्री को पुरुष समाज कभी सह नहीं पाता। कंधे पर बैठा शाप की विद्योत्वा हो या कामनी, सबकी जिंदगी और नियति इसी अभिशाप से निर्धारित और परिचालित होती है। आज के आक्रामक स्त्री विमर्श स्वच्छंदतावादी आधुनिकता के बावजूद बुनियादी स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया है। केवल समयानुसार पुरुष द्वारा स्त्री को अपने हद में इस्तेमाल करने के तरीके जरूर बदल गए हैं। त्रासदी की दृष्टि से कंधे पर बैठा था शाप एक विडंबनापूर्ण करुण नाटक है, जिसके अंत में कालिदास, कुमारदास और कामिनी तीनों प्रमुख पात्र मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, मीराकांत का नाटक भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर किस प्रसिद्ध नाटककार के उपेक्षित जीवन और उदासी पर आधारित है? सही उत्तर होगा आधुनिक एकांकी के जनक भुवनेश्वर के जीवन पर आधारित है। तथ्य देख लेते हैं। भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर नाटक आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक और प्रसिद्ध नाटककार भुवनेश्वर के जीवन पर आधारित है, जो लेखक के उपेक्षित जीवन को समझने का प्रयास है और एक असाधारण प्रतिभा वाले लेखक को असामान्य होने के कगार तक पहुंचाने वाली उदासी और निराशा को मार्मिकता से प्रस्तुत करता है। हुमा को उड़ जाने दो इनका नाटक है। इस नाटक में हुमायूं के जीवन की त्रासदी को दर्शाने वाला यह नाटक है। हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जो ताजिंदगी अंतर्विरोधों को जीते हुए सम्राट के रूप में अधिक सफल नहीं हो पाया। अगली और आखिरी नाटककार हैं इंदिरा दांगी। इनका समय या जन्म वर्ष देखें तो 1980 है। प्रश्न है, इंदिरा दांगी द्वारा रचित वर्ष 2016 में प्रकाशित एकमात्र नाटक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य। ठीक है, इंदिरा दांगी का एकमात्र प्रकाशित नाटक है आचार्य और आचार्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 2016।
ठीक है, तो यहाँ तक था महिला नाटककार से संबंधित प्रश्न। अगला जो टॉपिक है वह एकांकी नाटक से है। एकांकी नाटक के विषय में हम देख लेते हैं। एकांकी नाटक के विषय में सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो भी हम देख लेते हैं। हिंदी के एकांकी नाटककारों में भुवनेश्वर प्रसाद, गणेश प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, द्वारका प्रसाद, सदगुरु शरण अवस्थी, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, पंडित गोपीनाथ तिवारी, हरिकृष्ण प्रेमी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, श्री जगदीश चंद्र माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धमवी भारती, नरेश मेहता, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी, शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा, रेवती रमन शर्मा, सत्येंद्र शरद, भारत भूषण अग्रवाल, ममता कालिया, कृष्णचंद लाल आदि उल्लेखनीय हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि एकांकी नाटकों की रचना भी प्रायः पूर्ण नाटक लिखने वाले नाटककारों ने ही की है, इसलिए बोध और संवेदना के स्तर पर एकांकी नाटकों में भी प्रायः पूर्ण नाटकों से भिन्न कोई तत्व लक्षित नहीं किया जा सकता। अगला तथ्य है, इधर लघु नाटकों की रचना अधिक की जाने लगी है। इस प्रवृत्ति के बढ़ने से एकांकी नाटकों की रचना प्रभावित हुई है। रेडियो एकांकी और दूरदर्शन एकांकी अवश्य अधिक संख्या में लिखे जा रहे हैं। विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी नाटकों में पर्याप्त वैविध्य लक्षित होता है। इतिहास और पुराण की आधुनिक दृष्टि से व्याख्या, जीवन की यथार्थ समस्याओं का चित्रण, मानव मन के आंतरिक गुत्थियों का विश्लेषण, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के अनेक संदर्भों और उनके आधार पर बदलते हुए मूल्यों का निदर्शन, नित्य प्रति के जीवन में घटने वाली घटनाओं और उनके माध्यम से किसी भावात्मक, बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक सत्य का साक्षात्कार आदि अनेक विषय एकांकी नाटकों में समाविष्ट हो रहे हैं। तो अगर हम नाटक और एकांकी में अंतर देखें तो सबसे जो मुख्य अंतर है वो वही है कि जो एकांकी है उसमें एक अंक में ही कथा समाप्त कर दी जाती है और जब नाटक है वो कई अंकों में विभाजित होते हैं। तो कहीं ना कहीं यह नाटक का लघु रूप कह सकते हैं और इसमें ज़्यादा अंक नहीं होते, सिर्फ केवल एक अंक है ही होते हैं। ठीक है, और अगर विषय वस्तु की भिन्नता को देखें तो यहाँ पे इतिहास पुराण से भी संबंधित है, सामाजिक और पारिवारिक जीवन से भी संबंधित एकांकी लिखे जा सकते हैं या लिखे जाते हैं। पहला प्रश्न अगर हम देखें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानने वाले विद्वान कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, श्री रामनाथ सुमन। तो पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा कि एकांकी के जन्मदाता के रूप में किसे माना गया है, तो रामकुमार वर्मा को माना है। किसने माना है, तो रामनाथ सुमन ने माना है। तथ्य देख लेते हैं, हिंदी साहित्य में एकांकी नाटकों के सूत्रपात के विषय में आलोचकों की सम्मतियाँ एक रही हैं। सन 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ठीक है, अब एकांकी के जो जनकदाता हैं या जन्मदाता हैं उनके विषय में भी आलोचकों की जो सम्मति है वो एक साथ नहीं दिखाई देती है। अगर हम 1940 की बात करें तो उसमें डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। श्री रामनाथ सुमन चारू मित्रा की भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। तो चारू मित्रा रामकुमार वर्मा की एक कृति है और इसकी भूमिका में श्री रामनाथ सुमन रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता स्वीकार करते हैं। वहीं डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से मानते हैं। तो तीन अलग अलग विचार आलोचक हैं और इन तीनों का अलग अलग मंतव्य है। तो सत्येंद्र भारतेंदु को मानते हैं, रामनाथ सुमन मानते हैं रामकुमार वर्मा को, और नगेंद्र कहते हैं कि एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। प्रश्न है, डॉक्टर सोमनाथ गुप्त और अज्ञे के अनुसार आधुनिक एकांकी की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। तो सोमनाथ गुप्त और अज्ञे के अनुसार आधुनिक नाटक की परंपरा जो है, आधुनिक एकांकी की परंपरा एक घूंट से प्रारंभ होती है। तथ्य देख लेते हैं, डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं। ठीक है, यह तो तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा, श्री अज्ञे ने भी लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है, प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। तो अज्ञे का यह कथन है, यह कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है और सोमनाथ गुप्त इसकी देखा जाए तो दोनों इस तथ्य से पूरी तरह से सहमत दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी 1930 में प्रकाशित प्रथम एकांकी कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? बादल की मृत्यु। पाश्चात्य नाट्य विधान को ध्यान में रखकर रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी कौन सा है? बादल की मृत्यु। तथ्य देख लेते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इससे 5 वर्ष पूर्व 1930 में बादल की मृत्यु नामक एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखा था। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जा सकता है, किंतु उनका प्रसिद्ध एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें 1938 में प्रकाशित हुआ है। इसलिए पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया है, किंतु उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है।
तो अगर हम सिर्फ रामकुमार वर्मा की अगर हम बात करें तो इनके जो नाटक पाश्चात्य नाट्य विधान से प्रभावित हैं वो है बादल की मृत्यु। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, यानी अगर पूरे एकांकी के परिदृश्य को देखते हुए अगर हम देखें तो वहाँ पे पाश्चात्य ढंग की पहली जो एकांकी है वह कौन सी है? भुवनेश्वर प्रसाद की कारवां है। ठीक है। एक और चीज़ जो अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो रामकुमार वर्मा की भारतीय मूल्यों पर आधारित या भारतीय नाट्य विधान पर आधारित जो रचना है वो है पृथ्वीराज की आंखें, 1938 में प्रकाशित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिकांश विद्वान पाश्चात्य ढंग के आधुनिक एकांकी का सूत्रपात भुवनेश्वर प्रसाद के किस संग्रह से मानते हैं? तो कारवां, अभी हमने देखा। कारवां का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935। तथ्य देख लेते हैं। वस्तुतः एकांकी नाटकों की अखंड परंपरा 1935 से प्रारंभ होती है। इसी वर्ष बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर श्री भुवनेश्वर प्रसाद ने अपना कारवां प्रस्तुत किया। इसकी भूमिका में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे शैतान के एक सीन में शॉ की छाया तनिक मुखर हो गई है, इसे मैं निर्विवाद स्वीकार करता हूँ। यानी पाश्चात्य प्रभाव है। ठीक है। तो एक रचना के रूप में अगर देखें तो इसमें शॉ की छाया इसमें दिखाई देती है। तो कारवां जो कहानी है वह पाश्चात्य प्रभाव को लेकर लिखी गई, सूत्रपात की गई भुवनेश्वर की पहली कहानी के रूप में, पहली एकांकी के रूप में दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के भान, व्यायोग और विधि रूप विधानों में अंकों की संख्या कितनी होती है? अब जैसे मैंने कहा कि एकांकी है तो उसमें अंक कितने होंगे? एक हो गए। उसी तरीके से संस्कृत साहित्य में भान होते हैं, व्यायोग होता है और विधि होता है, और इसमें कितने अंकों की संख्या होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें भी अंक होता है। तो यानी संस्कृत साहित्य में एकांकी के लिए ये शब्द प्रयोग में होते थे, भान, व्यायोग और विधि। विशेष विश्वमौषधम के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। विशेष विश्वमौषधम को भान की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और तथ्य देख लेते हैं। जहाँ तक एक अंक वाले नाटकों का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में भी भान, व्यायोग, अंक, विधि, गोष्ठी तथा नाट्यरासक एक ही अंक के होते थे। हिंदी में भारतेंदु ने विशेष विश्वमौषधम भान लिखकर संस्कृत की परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहा, किंतु हिंदी एकांकी नाटकों की परंपरा को हम यहाँ तक नहीं ले जा सकते। इनके उदय में जीवन की संकुलता, बौद्धिक दृष्टिकोण, घटनाओं के मूल में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण की प्रवृत्ति, समस्याओं की प्रभावात्मक अभिव्यक्ति का प्रयास आदि अनेक कारणों ने कार्य किया है। अगला प्रश्न है, फंतासी या फैंटेसी एकांकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर क्या होगा? इसे स्वप्न एकांकी भी कहते हैं और इसमें प्रायः पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग होता है। तो फंटेसी में क्या है? फंटेसी एकांकी में क्या होता है कि यह स्वप्न एकांकी है और इसमें फ्लैशबैक शैली का प्रयोग होता है। शिल्प की दृष्टि से अनेक प्रकार के एकांकियों की स्थिति लक्षित की जा सकती है। एक पात्रीय एकांकी, झांकी, प्रहसन, रेडियो एकांकी, फैंटेसी, संगीत रूपक आदि। एक पात्र एकांकी में मंच पर एक ही पात्र उपस्थित होकर अपनी अभिनय कला से पूरे कार्य व्यापार को आगे बढ़ाता है। तो एक पात्र एकांकी में ये होता है। झांकी में क्या होता है? दृश्य विधान द्वारा स्थितियों की झलक पेश की जाती है। प्रहसन में क्या होता है? प्रहसन में हास्य व्यंग्य द्वारा सामाजिक विडंबनाओं का एहसास कराया जाता है, जैसे अंधेर नगरी है ना। रेडियो एकांकी में क्या होता है? रेडियो एकांकी में ध्वनि प्रभाव पर विशेष बल दिया जाता है। फीचर, संगीत रूपक, झलकी आदि इसके अन्य रूप कहे जा सकते हैं। फंतासी को स्वप्न एकांकी भी कहते हैं और इसमें उलझी मनस्थितियों के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं और प्रायः पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, अमितलाल नागा द्वारा रचित चढ़त न दूजो रंग प्रकाशन वर्ष क्या है? 1982। किस विधा का उत्तम उदाहरण है? सही उत्तर क्या होगा? दूरदर्शन नाटक का। अगला प्रश्न है, इधर दूरदर्शन के प्रचार प्रसार के बाद टेलीविजन रूपक लिखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अमितलाल नागर का चढ़त न दूजो रंग प्रकाशन वर्ष 1982 दूरदर्शन नाटक का उत्तम उदाहरण है। इस परंपरा में अब बहुत से दूरदर्शन नाटक लिखे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी के शिल्प के अंतर्गत झांकी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा दृश्य विधान द्वारा स्थितियों की झलक पेश करना। अगला प्रश्न है, मेरे शैतान के एक सीन में शॉ की छाया तनिक मुखर हो गई, यह स्वीकारोक्ति किस एकांकीकार की है? तो यह स्वीकारोक्ति की है भुवनेश्वर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, सन 1970 के आसपास से एकांकी नाटकों की रचना को किस नई प्रवृत्ति ने प्रभावित किया है? तो सही उत्तर होगा एकांकी नाटकों की प्रवृत्ति को प्रभावित किया है लघु नाटक लिखने की प्रवृत्ति ने। जैसा कि पहले संकेत किया गया है, सन 1970 के आसपास लघु नाटक लिखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कुछ दृश्यों में पूरा नाटक प्रस्तुत कर दिया जाता है, कभी यह 2 अंकों में समाप्त हो जाता है और कभी अंकों का विभाजन किया ही नहीं जाता है। दृश्य परिवर्तन से ही कार्य व्यापार के उतार चढ़ाव का बोध करा दिया जाता है। इन लघु नाटकों के लेखन की प्रवृत्ति के बढ़ने से एकांकी नाटक प्रभावित हुए हैं। रेडियो नाटक लेखन की परंपरा पूर्ववत कायम है। ठीक है। अगला पॉइंट है एकांकी की विशेषताएं।
ठीक है, हमने एकांकी नाटक पढ़ा। अब एकांकी की विशेषता क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है, यानी पहला पॉइंट है, एकांकी नाटकों को अन्य नाटकों से पृथक करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं। तो यह कथन भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता जाएगा। राम कुमार वर्मा लिखते हैं, एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है। इनमें एक ही घटना होती है, वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुँचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है। उसमें लता की भांति फैलने की विसंगतता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है, डॉक्टर नगेंद्र ने एकांकी की सभी विशेषताओं को एक साथ लक्ष्य करते हुए कहा है, एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण का चित्रण मिलेगा। उसके लिए एकता एवं एकाग्रता अनिवार्य है। किसी प्रकार का वस्तु विभेद उसे सही नहीं है। एकाग्रता में आकस्मिकता की झकोर अपने आप आ जाती है और इस झकोर में स्पंदन पैदा हो जाता है। विदेश के संकलन त्रय का निर्वाह भी इस एकाग्रता में काफ़ी सहायक हो सकता है, पर वह सर्वथा आवश्यक नहीं है। प्रभाव और वस्तु का ऐक्य तो अनिवार्य है ही, लेकिन स्थान और काल की एकता का निर्वाह किए बिना भी सफल एकांकी की रचना हो सकती है और प्रायः होती भी है। तो जो ये विदेश के संकलन त्रय की जो बात हो रही है, संकलन त्रय में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्थान और कला की एकता और वस्तु की एकता। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं वह संकलन त्रय में आती हैं। अब एक और रचनाकार है सदगुरु शरण अवस्थी। इनके हिसाब से देखें तो इन्होंने एकांकी कला पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कहा है, एकांकी नाटक का सुनिश्चित और संकल्पित एक लक्ष्य होता है। उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या प्रबल होती है। कार्य कारण की घटना वाली अथवा कोई गौण परिस्थिति अथवा समस्या के समावेश का उसमें स्थान नहीं होता है। वह तो समूचा ही केंद्रभूत आकर्षण होता है। यहाँ तक अगर हम देखें तो उपर्युक्त विद्वानों के विचारों पर ध्यान रखते हुए एकांकी नाटकों के आवश्यक तत्वों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सब कुछ मैं पुस्तक से ही एज इट इज़ जो आपके पुस्तक में लिखा गया है एकांकी की विशेषता, उसे इसी रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, तो उपर्युक्त विद्वानों के विचारों पर ध्यान रखते हुए एकांकी नाटकों के आवश्यक तत्वों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है। तो तत्व क्या क्या है, एकांकी में जीवन की किसी एक घटना, एक पक्ष या एक समस्या का ही चित्रण होना चाहिए। दूसरा तथ्य क्या है, घटना कुतूहल वर्धक, प्रवाहपूर्ण, अंतर्द्वंद्वमयी होनी चाहिए, अंत प्रभावपूर्ण और आकस्मिक होना चाहिए। तीसरा तथ्य क्या है, एकांकी में स्थान एवं काल तथा प्रभाव एवं वस्तु की एकता पर ध्यान देना चाहिए। और चौथा क्या है, पात्र सीमित एवं कथा से पूर्णतः संबंध होने चाहिए। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन तीन परिभाषाओं का निचोड़ यहाँ 4 बिंदुओं में प्रस्तुत कर दिया गया है। अब एक टॉपिक और क्या है इसका, एकांकी नाटकों का भविष्य। ठीक है, तो एकांकी नाटकों का हम भविष्य देख लेते हैं। जीवन की संकुलता की वृद्धि के साथ हमारे मनोरंजन के क्षणों की सीमाएं भी सिमटती जा रही हैं। हम भविष्य में अपने जीवन को उसकी विशदता एवं पूर्णता में ग्रहण न करके किसी संकुल जीवन क्षण में ही समग्रता का बोध करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में लघु कथाओं और लघु नाटकों की रचना की ओर विशेष ध्यान दिया जाना स्वाभाविक है। अगला पॉइंट है, इसलिए सन 1940 के आसपास से एकांकी नाटकों को लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी थी, किंतु इधर कई अंकों के बड़े नाटकों के स्थान पर लघु नाटक जो प्रायः 2 अंकों या 7-8 दृश्यों तक सीमित होते हैं अधिक लिखे जाने लगे। अगला पॉइंट है, अब तो कहानियों की तरह एक ही जिल्द में कई छोटे छोटे नाटक संग्रहित करके किसी एक नाटक के नाम पर पूरे संग्रह का नाम रख दिया जा रहा है। इन्हें चाहे तो एकांकी भी कह सकते हैं। इनके विकास से परंपरागत एकांकी लेखन प्रभावित हो रहा है। अगला प्रश्न है, अगला जो तथ्य है वो है, रेडियो एकांकी अब भी पूर्ववत लिखे जा रहे हैं। रेडियो में प्रसारित नाटकों का माध्यम ध्वनि है। रंगमंच का कार्य ध्वनि वैविध्य से ही लिया जाने लगा है और इस प्रकार के नाटकों के 2 भिन्न रूप भी बन गए हैं, ध्वनि रूपक और ध्वनि नाटक। ध्वनि रूपकों में आवश्यक विवरण सूत्रधार प्रस्तुत करता है और ध्वनि नाटक में श्रोता मंच और अभिनय दोनों की कल्पना स्वयं कर लेता है। तो यहाँ अगर हम देखें, जब मंचन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो रेडियो नाटक का महत्व बढ़ जाता है और जो एकांकी लेखन का है वह कहीं ना कहीं महत्व उसका कौन होता जाता है। रेडियो एकांकी में भी क्या है, 2 तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो ध्वनि रूपक है और एक ध्वनि नाटक है। तो ध्वनि रूपक में आवश्यक क्या हो जाता है कि कोई एक नरेटर वहाँ उसको प्रस्तुत करे और ध्वनि नाटक में क्या हो जाता है, श्रोता मंच और अभिनय दोनों की कल्पना वहाँ पे वह जो श्रोता है वो मंच और अभिनय दोनों की कल्पना स्वयं कर लेता है। तो ध्वनि नाटक में जो है वो पूरी तरीके से रेडियो नाटक का एक रूप ही हमको दिखाई देता है।
अगला जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत है, यानी एकांकी से संबंधित है, गीति नाट्य और काव्य नाट्य। ठीक है, सॉरी, एकांकी हमने देख लिया, एकांकी की विशेषता देख ली और एकांकी का भविष्य देख लिया। इसके बाद एक और चीज़ जो आप लोग देखते हो, गीति नाट्य और काव्य नाट्य। जैसे अगर हम अंधा युग की बात करें तो वो गीति नाट्य की संज्ञा में उसे संज्ञा दी जाती है। तो अब ये गीति नाट्य क्या है या काव्य नाट्य क्या है, इसके संबंध में भी हम चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार निराला की किस रचना को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। तो निराला की रचना पंचवटी प्रसंग को पहला गीति नाट्य माना जाता है। आधुनिक नाटकों की एक अन्य विधा है गीति नाट्य की। आलोचकों के अनुसार निराला का पंचवटी प्रसंग हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। कुछ लोग प्रसाद के करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। करुणालय का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1912। विधान की दृष्टि से गीति नाट्य भी एकांकी नाटकों के अंतर्गत परिगणित हो सकते हैं, किंतु अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण इन्हें नाटकों की एक पृथक विधा ही मानना ही समीचीन है। इनमें भावों की एक रूपता, काव्यात्मकता एवं गीति तत्वों का प्राधान्य होता है। गीति नाटककारों में उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक प्रसंगों को लेकर मत्स्यगंधा लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 है। विश्वामित्र लिखा है, प्रकाशन वर्ष 1938 है। राधा लिखा है, 1941 है। कालिदास लिखा है, 1953 है। तो ये 4 सुंदर इनके गीति नाट्य हैं उदय शंकर भट्ट के। पंत जी ने भी गीति नाट्य लिखे हैं। इनके 2 संग्रह हैं, रजत शिखर और शिल्पी। ठीक है, तो पंत जी के ये दोनों जो रचना है वह गीति नाट्य की संज्ञा इन्हें दी जाती है। अगले रचनाकार हैं भगवती बाबू। इनका जो गीति नाट्य है वह है तारा। ठीक है, धर्मवीर भारती का अंधा युग है, प्रकाशन वर्ष 1955 है। लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर गीति नाट्य है, 1960 प्रकाशन वर्ष। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई, 1963 प्रकाशन वर्ष गीति नाट्य है। भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक 1976 गीति नाट्य है। ठीक है, अज्ञे का उत्तर प्रियदर्शी भी गीति नाट्य कहा गया है। वस्तुतः गीति नाट्य और काव्य नाट्य दोनों में खास अंतर नहीं किया जा सकता। नाट्य तत्वों का प्राधान्य दोनों में होता है, दोनों का प्रभाव मंच पर दिखाए जाने से अधिक पड़ता है, इसलिए यहाँ दोनों का उल्लेख एक साथ किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 की कथावस्तु महाभारत के किस कालखंड पर आधारित है। सही उत्तर क्या होगा, महाभारत के विध्वंसक अवसान या अंत पर यह आधारित है। तथ्य देख लेते हैं, अंधा युग में महाभारत के विध्वंसात्मक अवसान की पृष्ठभूमि पर आज के लक्ष्यहीन, दृष्टिहीन, कुंठित और नैराश्यपूर्ण जीवन सत्य का उद्घाटन किया गया है। लेखक के अनुसार दास्ता, कुंठा, पराजय, संशय, उदासी ये सब मानव में अंतर्निहित अंधत्व के सूचक हैं जो बार बार उभर आता है, किंतु इसे घबराने या कतराने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के बीच सत्य की ज्योति छिपी है। लेखक के अनुसार यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, एक कंठ विस्पाई 1963 प्रकाशन वर्ष गीति नाट्य के रचयिता कौन है। सही उत्तर क्या होगा, दुष्यंत कुमार। तथ्य देख लेते हैं, एक कंठ विस्पाई में शिव और सती की पौराणिक गाथा को आधुनिक संदर्भ से जोड़ा गया है। स्वयं लेखक के अनुसार इसमें जर्जर रूढ़ियों और परंपराओं के शव से चिपटे हुए लोगों के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक पृष्ठभूमि और नए मूल्यों को संकेतित किया गया है। श्री विष्णुकांत शास्त्री के अनुसार अपने समग्र रूप में यह प्रत्यात्मक या कन्विंसिंग नहीं हो पाया है। विशेषतः विष्णु के प्रणाम बाण छोड़ते ही शंकर का क्रोध शांत हो जाना, संभावित युद्ध व रक्तपात का थम जाना एक चमत्कार सा लगता है। तो एक कंठ विस्पाई में यह जो कमी है या इस कमी को रेखांकित किया गया है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु आपने देख ली और रचनाकार जो हैं वो स्वयं ही इस पक्ष को उद्घाटित कर रहे हैं। विष्णुकांत शास्त्री इस पक्ष को उद्घाटित कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, रचनाकार तो सिर्फ इसमें ये कह रहे हैं, रचनाकार का कहना है कि जर्जर रूढ़ियों और परंपराओं के शव से चिपटे हुए लोगों के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक पृष्ठभूमि और नए मूल्यों को संकेतित करने के लिए यह लिखा गया है। लेकिन विष्णुकांत शास्त्री इसके संदर्भ में लिखते हैं कि अपने समग्र रूप में यह प्रत्यात्मक नहीं हो पाया है। विशेषतः विष्णु जी जब बाण छोड़ते हैं और शंकर जी का क्रोध शांत हो जाता है तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बना बनाया सा है। ठीक है, तो ये चमत्कार सा लगता है। अगला प्रश्न है, अग्निलीक 1976 प्रकाशन वर्ष काव्य नाटक में राम को किस रूप में चित्रित किया गया है। सही उत्तर क्या होगा, विशुद्ध मानव और उनके चारित्रिक अंतर्विरोधों के साथ चित्रित किया गया है। तथ्य देख लेते हैं, अग्निलीक में राम को विशुद्ध मानव के रूप में दिखा गया है और उनके चारित्रिक अंतर्विरोधों को पूरी सजगता से उजागर किया गया है। राम आजीवन अपनी महत्वाकांक्षा को महत्व देते हैं, उसी की पूर्ति के लिए वे सब कुछ करते हैं। उनके जीवन में भावना का कोई स्थान नहीं है। सीता और वाल्मीकि के संवाद में एक पीड़ित और भावनामयी नारी का दर्द साकार हो गया है। सीता ने राम के चरित्र के अंतर्विरोध को स्वयं ही उजागर कर दिया है। अगले प्रश्न है, अज्ञे के गीति नाट्य उत्तर प्रियदर्शी का मुख्य विषय क्या है। तो सही उत्तर क्या होगा, अशोक के जीवन के माध्यम से नरक यातना और करुणा द्वारा मुक्ति की गाथा इसका मुख्य विषय है। तथ्य देख लेते हैं, उत्तर प्रियदर्शी में अज्ञे ने अशोक के जीवन को केंद्र में रखकर व्यक्ति के अंतस्थ नरक में उसके फंसने
तड़पने, टूटने, मरण यातना सहने और फिर परमपिता करुणा के सहारे उस यातना से मुक्त होने की गाथा प्रस्तुत की है। एक सेकेंड, परमात्मा की, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रियदर्शी, पारमिता, फिर पारमिता करुणा के सहारे, ठीक है। तो मुक्त होने की गाथा प्रस्तुत की गई। संभवतः आगे यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य की मुक्ति उसके अंतस से उद्भूत करुणा द्वारा ही संभव है। हिंदी में गीति नाट्य या काव्य नाट्य अपेक्षाकृत कम लिखे गए हैं, यद्यपि कलात्मक गीति काव्यों का सर्वथा अभाव भी नहीं है। डॉक्टर लाल का सुख सरोवर, लक्ष्मी नारायण लाल की बात हो रही है यहाँ पे। सुख सरोवर लोक भाव संपृक्त काल्पनिक कथा के ऊपरी विन्यास के भीतर आज के मानव मन की रिक्तता का बोध कराता है। उपक्रम में लेखक ने लिखा भी है, मुझे लगा कि वह सरोवर तो हम ही हैं, हम में ही है वह सरोवर। तो यह भी एक कथन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल का यह कथन है सूखा सरोवर काव्य नाट्य या गीति नाटक के संदर्भ में। अब हम उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं और उपसंहार में हमारा है नाटक विधा का अंत, ठीक है। तथ्य के रूप में ही इसे आपके सामने रखा है। नाटक विधा का यह उपसंहार हम देख लेते हैं, जिससे हमने जो कुछ अब तक पढ़ा है उसका निचोड़ मिल जाएगा। पहला तथ्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास की कई मंजिलें पार करता हुआ हिंदी नाटक प्रसाद युग से बहुत आगे निकल आया है। दूसरा है, देश के स्वतंत्र होने पर हिंदी नाटक को 3 प्रकार की चुनौतियों का सामना करना था। पहली चुनौती थी प्रसाद युग के रोमांटिक भावबोध से मुक्त होकर समकालीन जीवन यथार्थ के साक्षात्कार की थी। दूसरी चुनौती थी समर्थ सार्थक व्यंजनापूर्ण नाट्य भाषा के विकास की। तीसरी चुनौती कल्पनाशील गंभीर और उपयोगी रंगमंच के निर्माण की। हिंदी नाटक अपनी सीमाओं के भीतर इन तीनों चुनौतियों का सामना करता हुआ प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे लेखकों और निर्देशकों को देश विदेश के नाटककारों तथा उनके द्वारा किए जा रहे मंचीय प्रयोग को देखने और उनसे सीखने का अवसर मिला। जिस समय हम स्वतंत्र हुए थे उस समय यूरोप, अमेरिका और एशिया के युद्धरत देश द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका को झेलकर जीवन की सार्थकता और उसके उद्देश्य के विषय में नए सिरे से सोच विचार कर रहे थे। अगला तथ्य है, जिन देशों ने युद्ध के महाविनाश का साक्षात्कार किया था उन्हें जीवन निरर्थक प्रतीत हो रहा था, सब कुछ व्यर्थ और निरुद्देश्य लग रहा था। वे मनुष्य को परिस्थिति के सामने असहाय अनुभव कर रहे थे। जिन देशों के सामने पुनर्निर्माण की चुनौती थी वह मनुष्य के पौरुष पर विश्वास करते हुए शक्ति संचय और कर्मशील जीवन का आह्वान कर रहे थे। विश्व स्तर पर इन दोनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व 2 नाट्य शैलियाँ कर रही थी। एक थी सैमुअल बेकेट की एब्सर्ड नाट्य शैली, दूसरी थी ब्रटोल्ट ब्रिख्त की एपिक नाट्य शैली। हमारे नाटककारों पर इन दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नाट्य रचना के प्रथम दौर में आधुनिकता बोध को महत्व देने वाले एब्सर्ड नाटकों को विशेष महत्व दिया गया। उसके बाद ब्रिख्त की नाट्य शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। हिंदी के नाटककारों के सामने संस्कृत नाटकों तथा देश के कोने कोने में फैले हुए विविध प्रकार के लोक नाटकों की समृद्ध परंपरा थी। हिंदी के कई विवेकशील नाटककारों ने पाश्चात्य नाट्य शैली के साथ संस्कृत नाट्य शैली और लोक नाट्य शैली के तत्वों को मिलाकर स्वतंत्र संश्लिष्ट शैली के विकास का भी प्रयत्न किया। इस अवधि में हिंदी नाटक अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य प्रयोगों के भी संपर्क में आया। अगला तथ्य है, बंगला और मराठी नाट्य मंच अपेक्षाकृत विकसित थे। इनका प्रभाव भी हिंदी के नए नाटक प्रयोगों पर पड़ा। हिंदी में बांग्ला नाटककार बादल सरकार, मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर और कन्नड़ नाटककार गिरीश कर्नाड के नाटकों के अनुवाद बहुत लोकप्रिय हुए। तो ये 3 नाटककार हैं, बांग्ला के बादल सरकार, मराठी के विजय तेंदुलकर और कन्नड़ के गिरीश कर्नाड। इनके नाटक का जो अनुवाद हिंदी में हुआ तो ये वो काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय हुए। अगला तथ्य है, 1953 में दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है कब ये जो संस्था है यह स्थापना हुई इसकी राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की, तो 1953 में। यह संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई वो कहाँ हुई, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1953 दिल्ली। इसकी देखा देखी सभी राज्यों में संगीत नाटक अकादमियों की स्थापना हुई। इन संस्थाओं ने नाटकों की प्रस्तुति पर विशेष बल दिया। सब मिलाकर नाटक के क्षेत्र में नए प्रयोगों की संभावना बढ़ी। अगला पॉइंट है, हिंदी नाटक निरंतर प्रयोगों की स्थिति से गुजरता हुआ मंचीय आवश्यकताओं के अनुकूल ढलने लगा। अनेक प्रकार की नवीन नाट्य युक्तियों के प्रयोग से नाटक को प्रभावी और यथार्थधर्मी बनाया जाने लगा। धीरे धीरे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, पूना, नागपुर, जबलपुर, लखनऊ, आगरा, चंडीगढ़, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, गोरखपुर आदि नगरों में अव्यवसायिक नाट्य मंच स्थापित हुए और नाट्य प्रयोग की दिशा में नई चेतना जागृत हुई। प्रतीकवादी और यथार्थवादी अभिनय पद्धतियों के अनुकूल मंच रचना की कल्पना की गई। अनेक प्रकार के रंगोपकरण तराशे गए। नए प्रकार के दृश्यबंधों, दृश्यांकनों और परिधानों का विकास हुआ। मंची आवश्यकताओं के अनुकूल प्रकाश प्रक्षेपण की विविध शैलियाँ यानी बिंदु प्रकाश, शीर्ष प्रकाश, तीव्र प्रकाश, प्रकीर्ण प्रकाश का उपयोग किया जाने लगा। अनेक प्रकार के मुखौटों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा। अनेक प्रकार के दीप्ति और
ध्वनि उपकरणों की सहायता से अभिनय को अधिक समृद्ध और प्रभावी बनाया गया। लोक शैली के नाटकों की लोकप्रियता को देखते हुए मुक्ताकाश या खुले मंचों प्रयोगों पर विशेष बल दिया जाने लगा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि हिंदी नाटक को इब्राहिम अलकाजी, बीबी कारंत, बृजमोहन शाह तथा सत्य दुबे जैसे अनुभवी और कल्पनाशील निर्देशकों का सहयोग प्राप्त हुआ। हिंदी नाटक के विकास में इनके योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए नेमीचंद्र जैन ने कहा है, क्या कहा है, यह महत्व आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। समकालीन हिंदी नाटकों की प्रगति में अनेक प्रतिभाशाली और कल्पनाशील निर्देशकों का बड़ा योगदान है। बहुत बार निर्देशकों ने ही उपलब्ध नाटक को रंगमंची और कलात्मक संभावनाओं को पहचाना और फिर अपने प्रदर्शनों द्वारा उसे दूसरों के आगे उद्घाटित किया। हिंदी भाषी क्षेत्र में दर्शकों नियमित रूप से नाटक खेलने वाली सक्षम मंडलियों अर्थात पर्याप्त अनुभवी या प्रशिक्षित अभिनेताओं की अनुपस्थिति के बावजूद इन साहसिक निर्देशकों की लगन और कलात्मक प्रयासों ने ही हिंदी नाटक को भारतीय रंग परिदृश्य में उनका सही दर्जा दिलाया। तो यह जो कथन है वह नेमीचंद्र जैन का है और यह निर्देशकों के महत्व को रेखांकित करता है। अगला तथ्य है, यद्यपि आज भी यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी नाटक राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल विकसित और समृद्ध हो गया है, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अब वह मंच से पूरी तरह जुड़ गया है। उसकी एक यथार्थधर्मी, चुटीली, व्यंजक, अर्थ संकेतों से गर्भित और सहज ग्राह्य भाषा भी विकसित हो गई है। उसका एक निजी रंगमंच भी निर्मित हो चुका है। आज भी हिंदी प्रदेश में अभिनय शिक्षा का समुचित प्रबंध नहीं हो पाया है। नाटककारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता, नाट्य समारोह कम होते हैं, नाटकों की स्वस्थ आलोचना भी ठीक से नहीं हो पाती है, रंगशालाएं भी बड़े नगरों तक ही सीमित है। किंतु इन सारे अभावों के बावजूद हिंदी नाटक का भविष्य उज्जवल है। तो यहाँ तक हमारा नाटक विधा था और फाइनली हमारा नाटक विधा कंप्लीट हो गया। तो वीडियोस आपको कैसे लगे और अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। और उससे होता ये है कि मैं जब आगे चीज़ों को कोशिश करती हूँ बनाने की या PDF बनाने में, तो मेरे लिए वो एक बूस्ट ऑफ एनर्जी का काम करता है। ठीक है, तो आपके जो विचार हैं वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, और एक और चीज़ थी कि हमारा यह जो विधा वाला जो प्रश्न है जो है वो एक रह गया है, वो अन्य गद्य विधाएं, जिनमें आपका संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और आत्मकथा से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। ठीक है।